Good morning to all. Before calculating the sums of binomial distribution, it is very important to understand the theory because theory is connected with the sum. Now, first of all, what is binomial distribution? Binomial distribution is a common discrete distribution used in statistics as opposed to the continuous distribution such as the normal distribution. मतलब ये जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है और जो आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हो वो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है. अगेन आई एम रिपीटिंग, ये जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है और जो कंटिन्यूअस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हो वो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है. अब ये डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस का डिफरेंस क्या है? तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है पता है आपको? एग्जैक्ट वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है, एग्जैक्ट कोई एग्जैक्ट वैल्यू की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है. और अगर आप किसी की रेंज, कोई रेंज की प्रोबेबिलिटी के बिटवीन 10 to 20 प्रोबेबिलिटी कितनी है तो फिर आप बाइनोमियल से नहीं जा सकते, आप नॉर्मल से जाना पड़ता है. डू यू नो व्हाट इज द डिस्क्रीट वेरिएबल? डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है? पहले तो डिस्क्रीट वेरिएबल वो होता है जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है, एग्जैक्ट वैल्यू लेता है. जैसे कि एक्सीडेंट, नंबर ऑफ एक्सीडेंट, फिर बर्थ रेट, सॉरी बर्थ, नंबर ऑफ चाइल्ड बर्थ, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास. ये इसका आंसर एग्जैक्ट होता है. नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास आंसर एग्जैक्ट होता है कि 15, 20, 60 एग्जैक्ट, कभी पॉइंट में नहीं होता है. उसको डिस्क्रीट में आता है. और कंटिन्यूअस में क्या आता है पता है? जिसका आंसर पॉइंट में भी पॉसिबल हो, जैसे कि वेट है ना, वेट पॉइंट में पॉसिबल है, 60 kg एंड 500 ग्राम, ऐसा पॉसिबल है. तो जिसका आंसर पॉइंट में आता हो वो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में आता है. तो ध्यान से समझना, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज होता है? वैसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, बट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज होता है? व्हेन यू वांट टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्ट वैल्यू. एग्जैक्ट वैल्यू मतलब आपको 2 की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी हो, 10 की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी हो, एग्जैक्ट वैल्यू की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी हो. बट अगर आपको कोई रेंज की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, रेंज का मतलब 10 से 10 to 20 के बीच की प्रोबेबिलिटी क्या है, 20 से ज्यादा की प्रोबेबिलिटी क्या है, ऐसा एक रेंज की प्रोबेबिलिटी गिननी है तो आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर सकते हैं. ठीक है. नाउ फॉर्मूला ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज द फॉर्मूला. व्हाट इज द फॉर्मूला? px is equal to ncx p raised to x q raised to n minus x. This is the formula that you know. What is p? तो p is the probability of success, that is trial. q कैसे लाते हैं? 1 minus p. q कैसे लाते हैं? 1 में से p को माइनस कर देंगे, you will get q. n is equal to number of trial and x is equal to, ध्यान से समझना, x क्या होता है? आपको जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी, यहाँ पे लिखा है x is equal to the number of success, means आपको जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है ना वो x होता है. ठीक है. चलो प्रॉपर्टीज फटाफट देख लेते हैं. The binomial distribution is a discrete distribution. Binomial distribution कौन सा distribution है? Discrete, अभी हमने पढ़ा. Its parameter are n and p. जो n and p हम जो कैलकुलेट करते हैं और जो दिया होता है उसको वो लोग पैरामीटर बोलते हैं. ये थियरी पूछी जाती है. Binomial properties of binomial distribution. The mean of the binomial distribution is np. Binomial distribution का mean क्या होता है? np होता है, n into p, जो एवरेज बताता है. The variance of the distribution, अगर आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन अगर इनकेस कभी पूछा हो तो पूछते नहीं है तो एनपी बोलते हैं, और वेरिएंस पूछा हो तो एन इंटू पी इंटू क्यू होता है, और स्टैंडर्ड डिवीजन पूछा हो तो अंडर रूट एनपी क्यू. देन इफ पी लेस देन 1/2, अगर पी की वैल्यू एक 1/2 मतलब 50% से कम है तो वो पॉजिटिव स्क्यूनेस होता है. पॉजिटिव स्क्यूनेस पता है क्या होता है? पॉजिटिव स्क्यूनेस में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपने पढ़ा होगा. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? नॉर्मल कब होता है? दोनों साइड सेम एरिया होता है. अगर आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर समझा है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर में दोनों साइड सेम एरिया होता है, लेकिन ये पॉजिटिव स्क्यूनेस में राइट हैंड साइड एरिया ज्यादा होता है. कब पॉजिटिव स्क्यूनेस होता है? जब लेस देन 1/2 हो. और अगर p ग्रेटर देन 1/2 हो तो नेगेटिव स्क्यूनेस. नेगेटिव स्क्यूनेस मतलब लेफ्ट हैंड साइड का एरिया ज्यादा होता है. और अगर p एग्जैक्ट 1/2 है तो वो नो स्क्यूनेस बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं? नो स्क्यूनेस. और नो स्क्यूनेस मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. अगर p एग्जैक्ट 1/2 हो तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसमें दोनों साइड का एरिया सेम होता है. ये इसकी प्रॉपर्टीज है. चलो अगर आपको
बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन समझना है तो कुछ बेसिक कैलकुलेशन आपको समझना पड़ेगा। कौन सा बेसिक कैलकुलेशन? आपको ये जानना जरूरी है कि ये एनसीएक्स कैसे गिना जाता है। आपको पता है ये एनसीएक्स इज अ पार्ट ऑफ कॉम्बिनेशन। NCX इज अ पार्ट ऑफ कॉम्बिनेशन। अगर आपको बाइनोमियल समझना है तो ये NCX कैसा है वो समझना पड़ेगा, क्योंकि हर बार आई एम नॉट कैपेबल टू एक्सप्लेन यू हाउ टू कैलकुलेट NCX। तो एक बार समझ लेना कि NCX कैसे गिनते हैं, फिर आपको खुद कैलकुलेटर में समझना है ड्यूरिंग द लेक्चर, ठीक है? क्योंकि मैं यहाँ पे आपको हर बार NCX कैसे गिनना है वो नहीं समझा पाऊंगा लिख के, ठीक है? ओरली हम डिस्कस करेंगे। तो ये NCX कैसे गिनते हैं वो हम आपको समझा रहे हैं, जिसको बोलते हैं बेसिक कैलकुलेशन जो मैंने रखा है ये है। सपोज अगर सब में पूछा हो कि 5C2, अगर आपको जरूरत पड़ी कि 5C2 कैलकुलेट करो, तो ये 5 जो होता है ना वो n होता है, और जो 2 होता है वो x होता है, NCX होता है। ये क्या होता है? NCX। तो n इज इक्वल टू 5 होता है और x इज इक्वल टू कितना होता है? 2। चलो कैसे गिनेंगे अभी? अभी इसका मतलब क्या है पता है? 5C2 मतलब क्या करना है? 5 को, ध्यान से समझना, 5 को पीछे से 2 स्टेप, हर बार पीछे से 2 स्टेप लेके जाना है। क्यों 2 स्टेप? तो क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा है, नीचे 2 है, 5C2। तो 5 को पीछे से 2 स्टेप, 5 को पीछे से 2 स्टेप समझो तो 5 इंटू 4 होता है। 5 को पीछे से 2 स्टेप लेके जाना है तो क्या होता है? 5 इंटू 4, यस और नो? डिवाइडेड बाय, ध्यान से डिवाइडेड बाय करना है। ये जो 2 दिया है ना उसको 1 तक लेके जाना है, 2 इंटू 1। अगर 3 दिया होता तो 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 तक लेके जाना है। फिर से 5C2, तो 5 को पीछे से 2 स्टेप, मतलब 5 को पीछे से 2 स्टेप मतलब 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 को 1 तक, 2 इंटू 1। चलो कैंसिल करो। अब ये कैलकुलेटर में आप कैलकुलेट तो कर सकते हो ना, 5 इंटू 4 20, 20 बाय 2, तो आंसर इज 10। तो 5C2 का आंसर है 10। चलिए एक और समझते हैं, 10C2। व्हाट इज 10C2? तो 10 को पीछे से 2 स्टेप, 10C2 तो 2 स्टेप लेके जाना है। चलो 10 को पीछे से 2 स्टेप लेके गए तो 10 इंटू 9 हो गए 2 स्टेप, डिवाइडेड बाय ये जो 2 लिखा है उसको 1 तक तो लेके जाना है, ये 2 इंटू 1। चलो कैलकुलेट करो, 10 इंटू 9 90, 90 डिवाइडेड बाय 2 45। आ गया? समझ में आ रहा है कैसे करना है? चलो एक और समझते हैं, 8C3। अभी 3 है यहाँ पर, जरूरी नहीं है कि हर बार 2 हो, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है अगर लेंथी सम हो तो। चलो 8C3, व्हाट इज 8C3? 8 को पीछे से 3 स्टेप लेके जाओ। चलो 8 को पीछे से 3 स्टेप, 8 इंटू 7 इंटू 6 मल्टीप्लाई करना है, पीछे से 3 स्टेप लेके जाके 8 को पीछे से 3 स्टेप, तो 8 7 6 हो गया, डिवाइडेड बाय ये 3 जो है ना नीचे 3, उसको भी 1 तक तो लेके जाना ही है, तो 3 टू 1। अब तक 2 ही था इसीलिए 2 इंटू 1 आता था, लेकिन अभी 3 है तो 3 को 1 तक लेके जाओ तो 3 इंटू 2 इंटू 1। चलो अब इसका 3 टू 6, 3 इंटू 2 6 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा 56। चलो आगे जाते हैं, 10C3 मतलब 10 को पीछे से कितना स्टेप लेके जाना है? 3। तो 10 को पीछे से 3 स्टेप कैसे लेके जाएंगे? 10 इंटू 9 इंटू 8, 3 स्टेप हो गए, डिवाइडेड बाय ये जो 3 दिया है उसको 1 तक तो लेके जाना ही है, 3 इंटू 2 इंटू 1। चलो मल्टीप्लाई करो, 9 इंटू 8 72 इंटू 10 720, 720 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, सो आंसर कितना आएगा? 120। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? तो ऐसे आप NCX समझ सकते हैं। अगर अभी भी आपको क्वेरी है तो लेटर ऑन विल डिस्कस हाउ टू कैलकुलेट, ठीक है? अभी ध्यान से समझ लेना। नाउ वी आर स्टार्टिंग द सम फॉर रिवीजन। सम नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1। अभी एक और चीज समझा दूं बिफोर स्टार्टिंग द सम, याद रखना इसको। अगर बाइनोमियल का सम आपको दिया होगा एग्जाम में, तो हाउ यू कैन आइडेंटिफाई कि दिस इज द सम ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन? तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं पता है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में 2 चीज दी होगी सम में, याद रखना 2 चीज। एक प्रोबेबिलिटी जिसको हम P बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी को क्या बोलते हैं? P, सक्सेस, ठीक है? और दूसरी दी होगी N, सैंपल साइज। वैसे टोटल 3 चीज होती है, पहली प्रोबेबिलिटी जिसको हम P बोलते हैं, याद रखना, दूसरा सैंपल साइज जिसको हम बोलते हैं N, और तीसरा X दिया होगा। क्या दिया होगा? X। तो ये X कैसे लाएंगे? तो आपको जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है ना उसको X बोलते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है उसको X बोलते हैं। वो आपका मतलब जो आपको फाइंड करना है वो X हो जाएगा। फिर से
सब में वैसे दो चीजें होती है, पी और एन। सब में दो चीज होती है, पी मतलब प्रोबेबिलिटी दी होगी और एन मतलब सैंपल साइज। ठीक है, अभी और तीसरा एक्स, तो एक्स कहां से आएगा, जो हमको फाइंड करने को बोला होगा, दैट इज अवर एक्स। एक और कंफ्यूजन होता है इसमें कि कभी कभी, चलो मोस्ट प्रोबेबली पी दिया होता है, प्रोबेबिलिटी दी होती है, प्रोबेबिलिटी परसेंटेज में होती है, प्रोबेबिलिटी किस में होती है, परसेंटेज में जनरली दिया होता है। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि पी नहीं दिया हो, तो क्या करें। तो पी नहीं दिया हो ना, तो क्या दिया होगा पता है, ऐसे लिखा होगा कि एक सपोज वी आर डिस्कसिंग वन एग्जांपल कि टोटल 9 बोट है, टोटल 10 बोट है, वो दरिया में गई हैं सपोज। अगर डायरेक्ट परसेंटेज नहीं दिए हैं, देख सब में डायरेक्ट परसेंटेज दिए हैं तो वो आपका पी हो जाता है, और एन तो दिया होगा सैंपल साइज। ठीक है, लेकिन अगर परसेंटेज नहीं दिया हो तो सब में और कैसे दे सकते हैं, तो दूसरा दो तरह से हो सकता है, डायरेक्ट परसेंटेज और कैसे, तो मैं अभी आपको समझा रहा हूं। ऐसे लिखा होगा कि सपोज 100 स्टूडेंट ने एग्जाम दी है और उसमें से 30 लोग पास हुए, तो बोलो पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 30 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 0.3, 30%, है ना। 100 लोगों ने एग्जाम दिया और पास हुए 30 लोग, तो पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 30 बाय 100, दैट इज 0.3, 30%। समझ में आया। तो डायरेक्ट नहीं दिया होगा तो टोटल में से इतना ऐसा लिखा होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज 10 जहाज है वो दरिया में गए हैं और 10 में से 9 वापस आ गए, तो बोलो वापस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 10 में से 9 वापस आ गए, तो वापस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 9 डिवाइडेड बाय 10, 10 में से 9 वापस आए तो 9 बाय 10। चलो वापस नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, तो कितना वापस नहीं आया, 1, तो 1 बाय 10, दैट इज 0.10। और वापस आने की 10 में से 9 जहाज वापस आ गए, तो 9 बाय 10 दैट इज 0.90 वापस आने की प्रोबेबिलिटी। लेकिन वापस नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, तो कितना वापस नहीं आया, 1, तो 1 बाय 10। समझ में आ रहा है। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे प्रोबेबिलिटी नहीं दिया होता है, वो हम देखेंगे। ठीक है, चलो सम पढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 1, देयर आर 3% डिफेक्टिव आइटम। ये 3% का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी है। ये क्या है, 3%। कोई भी चीज परसेंटेज में दी होती है वो प्रोबेबिलिटी होती है। चलो 3% मतलब पॉइंट में लिखना हो तो कितना होता है, ये तो परसेंटेज है, कभी परसेंटेज में नहीं लिखते हैं। पी 3%, 3% का मतलब होता है 0.03। कैसे आया, तो डिवाइड बाय 100 कर दो, 3% डिवाइडेड बाय 100, तो 3 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 0.03, तो आपका पी कितना होगा, देखो नीचे लिखा है पी इज इक्वल टू 0.03। पी कितना होगा, 0.03। चलो आगे पढ़ते हैं। तो पी मिल गया, याद रखना पी और एन ये दो चीज चाहिए, और एक्स, एक्स तो मिल जाएगा जो हमको पूछा है, जो हमको जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है वो एक्स। तीन चीज होती है बस, ये बाइनोमियल का डिस्ट्रीब्यूशन का सम होता है। प्रोबेबिलिटी दिया होगा और सैंपल साइज दी होगी। एग्जाम में याद रखना, प्रोबेबिलिटी ऐसे 3% ऐसे, और सैंपल दिया होगा, तो समझ जाना ये बाइनोमियल का सम होता है। ठीक है, चलो तो योर पी इज इक्वल टू 3%, दैट इज 0.03 in the item produced by factory. 4 item are selected at random. आपको पता है selected at random को क्या बोलते हैं, जब आप randomly कुछ भी select करते हो उसको बोलते हैं sample। sample का definition क्या है, we are selecting randomly, that is called sample। तो कितना item आपने randomly select किया, 4, तो what is your n, 4। चलो p मिल गया, n मिल गया। ठीक है, अभी सम गिनने के लिए हमको सिर्फ क्या चाहिए, x। अगर हमको x मिल गया तो यू कैन इजीली कैलकुलेट द सम। और x कहां से मिलेगा, जहां पे आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने की पूछी है ना, जो वो आपका x है। ठीक है, चलो क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल नॉट बी एनी डिफेक्टिव आइटम। देयर विल नॉट बी एनी, कोई भी डिफेक्टिव आइटम नहीं होने चाहिए। कोई भी नहीं मतलब क्या, 0। तो आपको कोई भी डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए मतलब 0 डिफेक्टिव होना चाहिए, ऐसे बोल सकते हैं ना। कोई भी डिफेक्टिव नहीं मतलब 0। तो आपको किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, नो वन डिफेक्ट। नो वन मतलब 0 की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो आपका x कितना होगा, 0। चलो समझते हैं, अगर आपको पूछा होगा कि 2 डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, 2 डिफेक्टिव तो x इज इक्वल टू 2। 1 डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो तो x इज इक्वल टू 1। सिंपल है। यहाँ पे कोई भी डिफेक्ट नहीं पूछा है तो x इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया। 3% पहले सब ही समझना जरूरी, बाकी तो इजीली समझ में आ जाएगा। 3% दैट इज प्रोबेबिलिटी 0.03,
सैंपल साइज कितना आपने सैंपल लिया रैंडमली 4 और x दिया है 0। x कहां से आया जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, दैट इज नो डिफेक्टिव, तो x इज 0। चलिए एक और क्वेश्चन है, सब में q चाहिए, p है तो q मिल जाएगा। कैसे आता है q का आंसर, तो 1 माइनस p, अगर 1 में से p को माइनस करते हैं, चलो माइनस करो, तो 1 माइनस p कितना है हमारा 0.03, तो हमारा q आएगा 0.97, यहाँ पे लिखा है राइट हैंड साइड। फिर से समझाते हैं क्यू कैसे आया, ये जो p है ना इसको 1 में से माइनस कर दो, तो 1 माइनस 0.03, तो q आएगा 97। नाउ लेट्स पुट इन द फॉर्मूला, चलो फॉर्मूला में रख देते हैं, यू विल गेट योर आंसर। व्हाट इज द फॉर्मूला, देखो हर बार सब में फॉर्मूला लिख के ऐसे लिखना है, क्या लिखना है, देखो px इज इक्वल टू ncx p रेस टू x q रेस टू n माइनस x, और बाद में क्या लिखना है x 0 1 2 टिल n, ऐसे लिखना है। वैसे जरूरी नहीं है 100%, बट हर बार ये जो बुक है उसमें ऐसा लिखा होता है, ये x, ये कोई जरूरी नहीं है, बट हर बार ऐसे लिखा होगा कि 0 क्या हो सकता है, तो 0 1 2 3 अप टू n कोई भी वैल्यू हो सकती है, x की वैल्यू कोई भी हो सकती है, ऐसा बता रहे। चलो वैल्यू रख देते हैं फॉर्मूला में, ध्यान से समझना, कैलकुलेशन भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा। यहाँ पे देखते जाओ, फॉर्मूला में हम वैल्यू नीचे रखते जाते हैं। चलो n, तो व्हाट इज n, 4, तो 4, cx, तो व्हाट इज x, x हमारा कितना है 0, तो 4c 0, फिर p, तो p हमारा कितना आया 0.03, तो 0.03 रेस टू x, तो हमारा x कितना है 0, तो p रेस टू 0 क्योंकि x 0 है। फिर q, तो व्हाट इज अवर q वैल्यू 97, तो q इज 97, एंड n माइनस x, व्हाट इज n 4, तो 4 माइनस x, x कितना है 0, बस इसको कैलकुलेट करो, यू विल गेट योर आंसर। बट लोग यहाँ पर भी मिस्टेक कर देते हैं, इतना सिंपल समय तो फिर भी मिस्टेक करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं पता है, देखो 4c0, तो 4c0 मैं आपको डायरेक्टली बता दूं, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखा है 4c0, लोग क्या करते हैं पता है 4c0 तो 0 लिखते हैं। अभी आप यहाँ पे 0 लिखेंगे तो पूरा आंसर हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि सब मल्टीप्लाई में है, देखो सब मल्टीप्लाई में है, ये और ये तीनों मल्टीप्लाई में है। अगर आप जल्दबाजी में ऐसा करते हैं 4c0, तो 4c0 लोग क्या लिखते हैं पता है 0, तो 0 लिखेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। याद रखना, कभी भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हो या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो, किसी का भी आंसर 0 होता ही नहीं है। अगेन आई एम रिपीटिंग, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हो या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो, कभी भी किसी का आंसर 0 होता ही नहीं है। मतलब फाइनल आंसर की बात करो, फाइनल आंसर, तो अगर कभी 0 होगा ही नहीं तो ये 0 हो, ये भी 0 नहीं होगा, क्योंकि ये 0 रखेंगे तो सब 0 हो जाएगा, याद रखना। तो 4c0 का मतलब होता है 1, क्या होता है 1 आता है, 4c0 इज इक्वल टू 1, तो 1 इंटू, अभी ये भी कंफ्यूजन है लोगों में, 0.03 रेस टू 0, ये हमने क्लास में डिस्कस किया है, 0.03 का 0 रेस टू, अभी भी किसी का 0 रेस टू हो ना तो फिर भी 1 होता है। मैंने पहले ही बता दिया, कभी 0 आंसर लिखना ही नहीं है, होता ही नहीं है। तो 4c0 की 1 आएगा, 0.03 का 0 रेस टू भी क्या आएगा 1, तो 1 इंटू 1, तो आंसर तो वह नहीं रहने वाला है, इंटू 0.97 की कितनी रेस टू 4 माइनस 0, तो 0.97 की कितनी रेस टू आएगी 4। आगे का क्यों नहीं लिखा, ये दोनों का क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये दोनों का आंसर 1 है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अभी 0.97 का 4 रेस टू कर दो, तो योर आंसर इज 0.8853। ये प्रोबेबिलिटी आई, 8853 क्या है, प्रोबेबिलिटी। किसकी प्रोबेबिलिटी है, 0 डिफेक्ट की। किसकी प्रोबेबिलिटी है, ये 0 डिफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है 0.8853। सिंपल, समझ में आया। तो आपको क्या याद रखना है, सब में पहले p फाइंड करना है, n फाइंड करना है, और x आपको मिल जाएगा, और q तो मिल ही जाने वाला है, p है तो। चलिए एक और सम करते हैं, एग्जांपल नंबर 2, ध्यान से पढ़ो। The probability that a person living in a city is a non-vegetarian, वो कौन सा है, नॉन वेजिटेरियन की प्रोबेबिलिटी दी है, कितनी दी है 0.20, डायरेक्टली दी है, ठीक है। देखो p इज इक्वल टू 0.20 दे दिया है, वेजिटेरियन की प्रोबेबिलिटी है 0.20 दे दिया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 2% out of 6% randomly selected from the city is non-vegetarian। किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, ध्यान से पढ़ो, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है वो हमारा x है। चलो टोटल कितना दिया है, 6% randomly selected, टोटल कितना दिया है 6, so your n is equal to 6। फिर से बताता हूं,
द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन लिविंग इन अ सिटी इज अ नॉन वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन होने की प्रोबेबिलिटी है ये पॉइंट, प्रोबेबिलिटी परसेंटेज में हो पॉइंट में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परसेंटेज को लास्ट में तो पॉइंट में ही कन्वर्ट करते हैं। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 0.2, 0.20, तो p 0.20। चलो p 0.20 है तो q कितना होगा? 1 माइनस p 0.80, q कितना होगा? ये रहा। p अगर 0.20 है तो q कितना होगा? 1 माइनस p, दैट इज q 0.80। चलो कितना सैंपल दिया है? 6% ऑन रैंडमली सिलेक्टेड, सो योर n इज इक्वल टू 6। चलो अभी हमको चाहिए x, p मिल गया तो q मिल गया, n मिल गया, सैंपल दिया है। अभी x, तो x क्या है? जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है। अभी देखना ये थोड़ा लेंथी सम है। किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है? यहाँ पे पढ़ो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 2%। एटमोस्ट 2 समझते? एटमोस्ट 2 का मतलब होता है मैक्सिमम 2। एटमोस्ट 2 का मतलब होता है मैक्सिमम 2। तो आपका x क्या है पता है? आपका x होगा, यहाँ पे है देखो, 0, 1, 2। आपका x क्या होगा? यहाँ पे नीचे फिर से लिखा है 0, 1, 2। ये आपका x है। कैसे आप समझ में आया? फिर से बता रहा हूं, फिर से पढ़ो फर्स्ट लाइन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 2% आउट ऑफ 6। आउट ऑफ 6 मतलब टोटल 6 है, n इज इक्वल टू 6, और 6 में से एटमोस्ट 2। एटमोस्ट 2 का मतलब होता है मैक्सिमम 2। मैक्सिमम 2 समझते हो? 2 और 2 से कम। मैक्सिमम 2 और एटमोस्ट 2 का मतलब होता है मैक्सिमम 2। मैक्सिमम 2 मतलब 2 और 2 से कम। अभी 2 और 2 से कम क्या आएगा? 2, 1 एंड 0। 0 की प्रोबेबिलिटी होती है, अभी हमने गिनी, 0 होता है। हाँ 0 लेना है तो 0, 1, 2 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो आपको ये सब में 3 x दिए हैं। कितने x दिए हैं? 3। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 सम करने हैं। पहले x की जगह पे क्या रखना है? 0, फिर x की जगह पे क्या रखना है? 1, फिर x की जगह पे क्या रखना है? 2। ये जो तीनों का आंसर आता है उसको टोटल कर दो। और अगर आपको ऐसा नहीं करना है, अलग अलग नहीं गिनना है, आप अलग अलग गिन सकते हो। हाँ, पहले 0 रख दो, अभी हमने किया था, फिर 1 रख दो, फिर 2 रख दो x की जगह पे। 3 अलग अलग आंसर मिलेंगे, उसको लास्ट में टोटल करना है। अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो तो ऐसा साथ में ही लिखो, ऐसा साथ में ही लिखो। देखो चलो पहले हम 0 रखते हैं, x की जगह पे हम 0 रखते हैं। चलो n c x, तो n हमारा कितना है? 6c0, x हमने 0 लिया है। फिर इंटू p, p रेस टू x, तो p कितना है? 0.2 रेस टू x, तो x कितना है? 0। चलो q, तो q हमारा कितना है? 0.80, तो 0.80 रेस टू n माइनस x। चलो n हमारा कितना है? 6, और 6 माइनस x, देखना n माइनस x, n कितना है? 6 माइनस x, तो x कितना अज्यूम किया हमने अभी? अज्यूम मतलब कितना दिया है? 0। तो 6 माइनस 0, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है 6, क्योंकि 0 नहीं लिखा है, 0 का मतलब नहीं है इसलिए। हो गया। चलो यहाँ पर अभी क्या होगा? हमने 0 लिया, अभी x की जगह पे क्या लेना है? 1, तो देखो 6c1, p रेस टू x, तो p कितना है? 0.2। बाकी सब सेम रहेगा, सिर्फ x चेंज होगा। देखो यहाँ पे x 0, 0 है, तो यहाँ पे x क्या आएगा? 1, 1। यहाँ पे x क्या आएगा? 2, 2, और माइनस 1, माइनस 2। समझ में आया? देखो 6c1 એટલે nc1, ncx, तो n कितना है? 6, c x, x कितना है? 1, p 0.20 रेस टू x, तो x कितना है? 1, और q 0.80, सेम एज इट इज, p q सेम रहेगा, n माइनस x मतलब 6 माइनस 1। चलो 6c2, तो 6c2 क्या है? x, अभी x की जगह पे 2 रखा है। p 0.20 रेस टू x, x 2 है, q 0.80 रेस टू n माइनस x, n माइनस 2। बस इसको कैलकुलेट करो, यू विल गेट योर आंसर फटाफट, थोड़ा स्पीड में। चलो 6c0, तो 1, 6c0 1 होता है, 0.20 रेस टू 0, तो ये भी 1 होता है, और 0.80 रेस टू 6, तो 0.80 रेस टू 6 कितना होता है? 0.2621। हो गया आंसर। चलो इसका आंसर 6c1, 6c1 होता है 6, क्योंकि 6 को, आपको 6 को पीछे से कितने स्टेप लेके जाने? 1। चलो 6 को पीछे से 1 स्टेप लेके जाएंगे तो 6 ही आएगा ना, तो 6c1 6 होता है, याद रखना। 6c0 1 होता है, 6c0 1 होता है, लेकिन 6c1 6 होता है, इनटू 0.20 रेस टू 1, तो 0.20 रेस टू 1 कितना होगा? 0.20, और 0.80 रेस टू 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 मतलब कितना होगा? 5, तो 0.80 रेस टू 5 कितना होता है? 0.3277। चलो 62, ये 62 कैसे गिनते हैं पता है? 6 को पीछे से 2 स्टेप, तो कैलकुलेटर में गिनो। चलो 6 को पीछे से 2 स्टेप, तो गिनो 6 इंटू 5, हो गए 2 स्टेप। 6 इंटू 5 कितना होता है? 30, डिवाइडेड बाय, ये 2 को नीचे लेके जाना पड़ेगा ना, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, तो डिवाइड बाय 2 करो,
तो डिवाइड बाय 2 करेंगे, फिर से समझ में आया, 6 मतलब 6 को 2 स्टेप लेके जाना है पीछे से, 6 into 5 और नीचे क्या आएगा 2 into 1, तो ऐसे करेंगे और आंसर कितना आएगा 15। फिर 0.20 तो 0.20 कितना होता है 0.04 और 0.80 कितना होगा 6 - 2 मतलब 4, तो 0.4096। चलो इसका आंसर है 0.261 ये तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.93932 और ये तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे योर आंसर विल बी 0.2458। तीनों का प्लस कर दो, योर फाइनल आंसर इज 0.9011। ये 9011 किसका आंसर है कि आपका प्रोबेबिलिटी किसकी प्रोबेबिलिटी एटमोस्ट 2 की, एटमोस्ट 2 मतलब मैक्सिमम 2, मैक्सिमम 2 मतलब 2 और 2 से कम लेना है, मतलब 2 1 और 0 लेना है। ठीक है, एक और सम करते हैं, एग्जांपल नंबर 3, ध्यान से देना। एन एग्जांपल इज गिवन टू 6 स्टूडेंट टू सॉल्व, 6 स्टूडेंट को एग्जांपल दिया है सॉल्व करने के लिए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग करेक्ट solution of the problem, the probability दिया है, क्या दिया है probability, the probability of getting the correct solution of the problem any student is 0.6, ये probability दी है। तो देखो आपको p दे दिया है, आपको क्या दे दिया है p, कितना दिया है p 0.6 दिया है ना p, ये मैंने हैंड से कैलकुलेट करके रखा है। व्हाट इज योर p प्रोबेबिलिटी 6, तो योर p इज इक्वल टू 0.6। चलो p 0.6 है तो q कितना होगा 1 माइनस पी यार, इसको 1 में से माइनस करो, 0.6 को 1 में से माइनस करो 0.4। नाउ स्टूडेंट आर ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अभी देखना, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए बोली है वो x होता है, p मिल गया तो q मिल गया। अभी जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है वो x होता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग करेक्ट सॉल्यूशन बाय ओनली 2 स्टूडेंट, ओनली 2, मैक्सिमम एटमोस्ट ऐसा कुछ नहीं बोला है। करेक्ट सॉल्यूशन कितने लोगों को मिल रहा है 2 स्टूडेंट आउट ऑफ 6, आउट ऑफ 6 मतलब क्या, टोटल 6 स्टूडेंट है, तो n इज इक्वल टू 6 जो स्टार्टिंग में ही दिया है, n 6 है, स्टार्टिंग में 6 स्टूडेंट को सम सॉल्व करने के लिए दिया है, टोटल जो होता है ना वो n होता है, सिंपल। तो कितने स्टूडेंट को सॉल्व करने के लिए दिया है 6, और 6 में से कितने को करेक्ट आंसर आए उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 2, तो योर x इज इक्वल टू 2, सिंपल। फिर से फटाफट थोड़ा, find the probability of getting correct answer by only 2, only 2 मतलब 2 की probability find करने के बोली है, तो x is equal to 2 out of 6 मतलब total 6 है, your n is equal to 6, बस हो गया। now put in the formula, चलो क्या पुट करेंगे, ncx p raised to x q raised to n minus x, ठीक है। what is n is equal to 6, तो 6 c x is equal to 2, चलो p, तो p कितना है 0.6 रेस टू है x कितना है 2, q कितना है 0.4, q दिया गिना ना हमने, और n माइनस x, n मतलब कितना है 6 और x मतलब 2। चलो 62, अभी हमने गिना 15, कैसे आएगा 62, 6 को पीछे से 2 स्टेप, मतलब 6 को पीछे से 2 स्टेप लेके जाएंगे तो क्या होगा 6 into 5 हो गया 2 स्टेप, डिवाइडेड बाय 2 को 1 तक लेके जाना है ना, 2 into 1 करो, 6 into 5 30 डिवाइड बाय 2, आंसर इज 15। 0.6 रेस टू 2, तो 0.6 रेस टू 2 कितना होगा 0.36, और 0.4 रेस टू 4 हो जाएगा ना, 6 - 2 मतलब 4, तो 0.4 रेस टू 4, योर आंसर इज 0.0256। अगर ये तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं योर आंसर इज 0.1382 इज योर प्रोबेबिलिटी। 2 लोगों को करेक्ट आंसर है उसकी प्रोबेबिलिटी, 6 स्टूडेंट में से 2 को करेक्ट आंसर है उसकी प्रोबेबिलिटी। क्लियर, चलो एक और सम करते हैं लास्ट। अ पर्सन has kept 4 car, पर्सन के पास कितनी कार है 4 कार, तो समझ में आ गया n is equal to 4, ठीक है, आपको n दिया है 4, the probability that, देखो यहाँ पे दिया है n is equal to 4, the probability that any car is rented during the day is 6, ये 0.6 थी, क्या दी है प्रोबेबिलिटी, दिखा है ना, द प्रोबेबिलिटी कितनी दी है प्रोबेबिलिटी 0.6, तो देखो p दे दिया है 0.6, चलो p 0.6 है तो q कितना होगा 1 माइनस p 0.4, 0.6 को 1 में से माइनस करो 0.4 हो गया। फिर से n कितना दिया है 4 का रेंट पर देता है, द प्रोबेबिलिटी दी है 0.6, तो p 0.6, तो q कितना होगा, q होगा 1 माइनस p दैट इज 0.4, 1 में से 0.6 माइनस करेंगे तो 0.4। चलो n मिल गया, p मिल गया, तो p मिला तो q भी मिल गया, अभी चाहिए सिर्फ क्या x, तो जो पूछा है उसको x बोलते हैं। किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है,
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन वन बट लेस देन 4 कार रेंटेड ड्यूरिंग अ डे। किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी, जिसकी पूछी है वो x होता है। किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है? मोर देन 1 बट लेस देन 4। चलो मोर देन 1 मतलब क्या होता है? मोर देन 1 मतलब 1 नहीं लेना है, मोर देन 1 मतलब 1 से ज्यादा ऐसा होता है। चलो 1 से ज्यादा मतलब 2 3 4 5 ऐसा आएगा ना, 2 3 4 5 ऐसा आएगा। लेकिन आगे क्या बोला है? मोर देन व्हाट? बट लेस देन 4। 4 से ज्यादा भी नहीं लेना है, लेस देन 4 लेना है, सॉरी 4 से कम लेना है। मोर देन 1 एक से ज्यादा, और 4 से कम तो एक से ज्यादा मतलब 2 3, 4 से कम 4 नहीं लेना है, 4 से कम बोला है तो 2 और 3 आएगा। आपका किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है? 2 और 3, 2 एंड 3। फिर से समझाते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 1, अभी मोर देन 1 मतलब एक से ज्यादा, एक नहीं लेना है, और लेस देन 4 मतलब 4 भी नहीं लेना है, तो एक से ज्यादा मतलब एक भी नहीं लेना है, 4 भी नहीं लेना है, तो बचा क्या? 2 एंड 3। तो आपको 2 और 3 रख देना है। तो अभी हमने समझाया, जब आपको 2x दिया हो तो आप क्या कर सकते हो? पहले x की जगह पे 2 रखो, सम करो, फिर x की जगह पे 3 रखो और एक सम करो और दोनों को प्लस कर दो। चलो करते हैं। पहले रखते हैं x की जगह पे 2, सो n, व्हाट इज योर n? 4, तो 4 से 2 लिया है x, फिर p रेस टू x, p कितना है? 0.6 रेस टू x, x इज इक्वल टू 2। चलो q हमारा कितना है? 0.4 रेस टू n माइनस x, n कितना है हमारा? 4 माइनस 2, x 2 है, प्लस अभी x की जगह पे हम क्या रखते हैं? 3, तो 4c3 n 4 है और x हमारा कितना है? 3। p 0.6 रेस टू x, x कितना है? 3 और q 0.4 रेस टू n माइनस x, n माइनस x मतलब n कितना है? 4 माइनस x, x कितना है? 3। चलो कैलकुलेट करते हैं। 4c2 कैलकुलेट कर पाएंगे? 4c2 कैसे करेंगे? 4 को पीछे से 2 स्टेप लेके जाना है। 4 को पीछे से कितने स्टेप लेके जाने हैं? 2। तो 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, 4 इंटू 3 2 स्टेप हो गए, डिवाइड बाय 2 इंटू 1, तो आंसर आएगा कितना? आंसर आएगा 6। अब ट्राई करना एक बार। फिर 0.6 रेस टू 2, तो 0.6 रेस टू 2 कितना होता है? 0.36, एंड 0.4 रेस टू 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 मतलब कितना होगा? 2 ना, तो 0.4 रेस टू 2 तो 0.16। देन 4c3, चलो 4c3 कैसे गिनेंगे? 4 को पीछे से 3 स्टेप, 4 को पीछे से 3 स्टेप, चलो कैसे? तो 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 इंटू 3 इंटू 2, 3 स्टेप हो गए, डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 1, नीचे 3 2 1 लेके जाना पड़ेगा ना, तो आंसर आएगा 4। कितना आता है? 4। और एक चीज समझा दो शॉर्टकट, ये 4c3 है ना, उसको 4c1 भी बोलते हैं, अगर आपने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा हो तो। ये 4c3 है ना, उसको 4c1 भी बोलते हैं। क्यों पता है? कैसे आता है? 4 माइनस 3, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 बोलते हैं। चलो अभी इसको जाने दो, आप डायरेक्टली गिनो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। 4c3, 4 को पीछे से 3 स्टेप लेके जाना है, 4 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 को 1 तक, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो आंसर आएगा 4। फिर 0.6 रेस टू 3, 0.6 रेस टू 3 कितना हुआ? 0.216, एंड 0.4 रेस टू 4 माइनस 1, 4 माइनस सॉरी 4 माइनस 3, तो 1 बचेगा ना, तो 0.4 रेस टू 1, आंसर इज 0.4। ये तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर इज 0.3456। ये तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 3456, सेम प्लस करेंगे 0.3912। so this way you can calculate your probability। एक और चीज आपको समझा दूं, अब तक हमने ऐसे सम किए हैं जिसमें p डायरेक्टली दिया था। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, नेक्स्ट टाइम हम क्या ट्विस्ट आने वाला है। अभी अब तक ऐसा था कि आपको ये सम हमने जो किया लास्ट सम, देखो ये सम समझाता हूं, इसमें किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी थी? ये सम में आपको किसकी प्रोबेबिलिटी दी है? नॉन वेजिटेरियन की प्रोबेबिलिटी दी है 0.20। ध्यान से समझना, ये नेक्स्ट टाइम आएगा। नॉन वेजिटेरियन की प्रोबेबिलिटी कितनी दी है? 0.20। और आपको किसकी प्रोबेबिलिटी लास्ट में पूछी है? नॉन वेजिटेरियन। देखो एटमोस्ट 2% क्या हो? नॉन वेजिटेरियन। प्रोबेबिलिटी भी नॉन वेजिटेरियन की दी है और पूछी भी नॉन वेजिटेरियन की है। लेकिन अगर ध्यान से, इसलिए हमारा पी कितना था? 0.20, पी 0.20 था। लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसा एक आध सम आएगा जिसमें प्रोबेबिलिटी नॉन वेजिटेरियन की पूछी है, दी है, प्रोबेबिलिटी नॉन वेजिटेरियन की दी है, लेकिन यहाँ पे लास्ट में पूछा है वेजिटेरियन। किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है? वेजिटेरियन। दी नॉन वेजिटेरियन की है यहाँ पर 0.20,
बट ऐसा होगा नेक्स्ट टाइम कि पूछा वेजिटेरियन का हो तो आपका पी चेंज हो जाएगा, ये आपका पी नहीं रहेगा क्योंकि आपको वेजिटेरियन की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो आपका पी है ना 0.20 नहीं उल्टा हो जाएगा, 80% हो जाएगा, क्योंकि वेजिटेरियन की प्रोबेबिलिटी पूछी है तो नॉन वेजिटेरियन की नहीं ले सकते, भले 20 नॉन वेजिटेरियन की दी है लेकिन क्वेश्चन में तो वेजिटेरियन पूछा है लास्ट में, तो आपको वेजिटेरियन लेना पड़ेगा, मतलब 0.2 नहीं 0.80 लेना है, माइनस करके लेना है। 20% नॉन वेजिटेरियन तो वेजिटेरियन कितने हुए 80 ना, 80%, तो हम 0.80 लेना है। तो नेक्स्ट टाइम विल डिस्कस दिस टाइप ऑफ सम एंड some more sum about binomial distribution.